नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। शाही ईदगाह विवाद मामले में बड़ा फैसला आया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। शाही ईदगाह विवाद मामले में बड़ा फैसला आया है कोर्ट का। मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए हैं। हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए हैं। 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट तलब की जाएगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर, जिसके सर्वे के आदेश मथुरा कोर्ट ने दे दिए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। शाही ईदगाह विवाद मामले में फैसला आया है कोर्ट का। मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए गए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद के हिंदू पक्ष की अपील पर मथुरा कोर्ट ने ये सर्वे के आदेश जारी किए हैं। 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट तलब करने की बात कही है कोर्ट ने। और हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, इसके लिए उन्होंने याचिका डाली थी कोर्ट में। और अब मथुरा कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे मंदिर स्थित है और उन्होंने सर्वे की मांग की थी। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी और इस पर मथुरा कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वे के आदेश जारी किए गए हैं कोर्ट की तरफ से। हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं सर्वे के। 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट तलब करनी होगी कोर्ट में। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर। शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में तलब करनी होगी। शाही ईदगाह विवाद मामले में बड़ा फैसला मथुरा कोर्ट का आज आया है और कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद के हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने ये सर्वे के आदेश जारी किए हैं। बताया जा रहा है हिंदू पक्ष ने जो कोर्ट में याचिका दायर की थी उसमें कहा गया था कि शाही ईदगाह जो मस्जिद है वो उसके नीचे मंदिर है और मंदिर के ऊपर ये मस्जिद बनाई गई है। इसको लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी और अब इसकी जांच के लिए मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए हैं। अब जल्द ही शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। जी हां, हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे के आदेश दिए हैं। 20 जनवरी तक सर्वे की रिपोर्ट तलब की जाएगी। शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मथुरा में शाही ईदगाह विवाद मामले पर बड़ा फैसला कोर्ट का आया है। मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए हैं। सर्वे को लेकर फैसला दिया है और जल्द ही अब शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। तो हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में अपील दायर की गई थी, याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद के नीचे मंदिर बना हुआ है, मंदिर के ऊपर इस मस्जिद का निर्माण कराया गया है, जिसकी उन्होंने जांच की मांग की थी। और इसी को देखते हुए मथुरा कोर्ट ने अब आदेश जारी किए हैं। शाही ईदगाह विवाद मामले में बड़ा फैसला कोर्ट का आया है। मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए हैं। शाही ईदगाह मस्जिद मामले में जल्द ही शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे किया जाएगा और 20 जनवरी तक सर्वे की जो रिपोर्ट है वो तलब करनी होगी कोर्ट में हिंदू पक्ष को। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हिंदू पक्ष की अपील पर मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए हैं और अब शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा। 20 जनवरी तक सर्वे की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में तलब करनी है। तो शाही ईदगाह विवाद मामले में मथुरा कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए हैं। हिंदू पक्ष की अपील पर कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोहर पटेल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोहर, बड़ी खबर सामने आ रही है शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर। कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? सीनियर डिवीजन सिविल जज ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें जो 20 जनवरी को अमीन रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए कहा है। मैं आपको बता दूं कि जो हिंदूवादी पक्षकार जो कि दिल्ली के निवासी हैं, विष्णु गुप्ता, इसके साथ साथ सुजीत यादव, जिन्होंने मथुरा कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिसमें कि जो अमीन के लिए एक पत्र लिखा था, उसको लेकर के जो पक्षकार हिंदूवादी पक्षकार है वो कोर्ट गए थे, जिसको लेकर के कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कि 20 जनवरी को जो शाही ईदगाह मस्जिद की जो
जो नक्शा है वो प्रेषित करने के लिए आदेश दिया, जिसमें कि चार जो कि पक्षकार हैं उनको भी कोर्ट ने जो आदेश है वो जारी किया है, नोटिस जारी किया है, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड इंतजामिया कमेटी, शाही ईदगाह मस्जिद और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं किसी जन्म स्थल सेवा ट्रस्ट, जिनको की सभी चारों पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया है। जी मनोहर, मथुरा कोर्ट के सर्वे के आदेश के बाद हिंदू जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्योंकि कोर्ट ने अब सर्वे के आदेश दे दिए हैं, जल्द ही मस्जिद का सर्वे कराया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें आदेश की तो कहीं ना कहीं जो अमीन रिपोर्ट है उसमें अमीन रिपोर्ट के लिए आदेश किया है, जिसमें उनको एक नक्शा प्रेषित करना है और जो जगह की जो जगह है 13.35 एकड़ भूमि, उसका नक्शा प्रेषित करना है, जिसमें कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किया है कि किसी भी प्रकार का जगह पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा। जी, इसको लेकर के भी कोर्ट ने आदेश जारी किया। जी मनोहर, जब सर्वे किया जाएगा तो सर्वे कमेटी में जो सर्वे के सदस्य वो कौन कौन शामिल होंगे इस सर्वे में? जी देखिए, अगर सर्वे की बात की जाए तो ये जो आदेश है वो अमीन के लिए दिया है, जो कि प्रशासनिक अधिकारियों के अंडर में अधीन में काम करते हैं, उनको आदेश दिया है। वो शाही ईदगाह मस्जिद जाएंगे और उनका जो नक्शा बनाकर कोर्ट में प्रेषित किया जाएगा। जी मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो मथुरा कोर्ट ने सर्वे के आदेश जारी किए हैं शाहिद ईदगाह मस्जिद को लेकर, जल्द ही मस्जिद का सर्वे कराया जाएगा। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया है। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि 10 लाख करोड़ का निवेश प्रदेश में आ रहा है, वहीं 50,000 करोड़ रुपए मैनपुरी को भी सरकार दे। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो निवेश आ रहा है 50,000 करोड़ के निवेश की मांग उन्होंने मैनपुरी में की है यूपी सरकार से। किसान व्यापारी को कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा है। सच्चाई दिखाओगे तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। बड़ा तंज भी कसा है कि अगर सरकार को सच्चाई दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष किया है, आरोप लगाए हैं और कहा है कि बीजेपी कह रही है कि प्रदेश में 10 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है, इसलिए 50,000 करोड़ रुपए का निवेश उन्होंने मैनपुरी को देने की बात कही है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, अखिलेश यादव का बयान आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी कह रही है कि 10 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है, लेकिन किसान और व्यापारियों को कुछ नहीं मिलने वाला है। सच्चाई दिखाओगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। भैया फ्री कहाँ धर्मांतरण हो रहा है? हमने तो किसी सड़क पे नहीं देखा, ना किसी कॉलेज में देखा। आप इतने पत्रकार भाइयों बताओ, कहीं देखा हो तो बता दो। ये केवल जनता को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर मुद्दा उठाती है। अध्यक्ष जी, लोकल बॉडी चुनाव की आपसे बात की, लेकिन क्या भाजपा घबराई हुई है जो चुनाव जो हुए थे इसकी वजह से ये चुनाव टालना चाह रहे? ओबीसी आरक्षण का मैनपुरी आया हूँ, बीजेपी घबराई हुई है इसलिए कि इसने कोई समस्या का समाधान नहीं किया। मैं सैफई से चला हूँ, मैनपुरी पहुंचा हूँ, पूरे डिवाइडर पे सांड बाबा दिखाई दे रहे हैं। क्या इन्होंने नई जिम्मेदारी ली थी? और जिस देश का प्रधानमंत्री का कहता हो कि जानवर की बड़ी समस्या हो, जानवर की समस्या का समाधान हो, बताओ प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी सड़कों से सांड नहीं हट पा रहे, तो सरकार फेल है कि नहीं फेल है? बताइए, डीजल पेट्रोल कहाँ पहुंच गया? रसोई गैस की कीमत क्या है? खाद कहाँ है? कहीं भी किसानों का धान खरीदने का केंद्र बनाओ तो बता दो आप। तो सरकार फेल है। कोई यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान बता दे कि उसे भरोसा और नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। अरे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, क्या है नौकरी बताओ? यहाँ लाइब्रेरी में बैठे होंगे बच्चे, पूछिए क्या नौकरी है इनके पास, तो वो नहीं चाहते बहस हो नौकरी पे, रोजगार पे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अरे मैनपुरी तंबाकू बहुत फेमस है, बताओ मैनपुरी के लिए क्या किया? आप पत्रकार साथी हो, मुख्यमंत्री कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अगर आपने सवाल भी पूछ लिया उनसे तो जेल भेज दिए जाओगे। आप क्या मंत्री हैं? आप पूछिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या बजट आया मैनपुरी का? अध्यक्ष जी 81 को दिया उन्होंने। किसको? दिया। अरे भाई हम वो नहीं कह रहे किसने दिया, लेकिन बजट क्या दिया? कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है उसमें। अध्यक्ष भैया फ्री
तो सपा अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ मुकेश कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। मुकेश, आज मैनपुरी पहुंचे थे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है कि बीजेपी कह रही है कि 10 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है प्रदेश में, तो 50,000 करोड़ रुपए मैनपुरी को भी दे दे। अखिलेश यादव महिला जिलाध्यक्ष जो कि ज्योति मैसी है, उनके घर पर उनको धन्यवाद ज्ञापित कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि गुजरात की मॉडल के तर्ज पर हमने मैनपुरी को जो सेवाएं दी हैं, सैनिक स्कूल, बड़ी अच्छी सड़कें, अच्छे संस्थान, ITI, इंजीनियर कॉलेज जैसी सुविधाओं से लैस किया था मैनपुरी को, और काफी एक्सेस वे, हाईवे जो भी मुख्य मार्ग से सबसे लैस किया है हमने। उसके बावजूद भी समस्या ये है कि उनको देखरेख नहीं कर पाए हैं, और 14 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अगर क्या मैनपुरी के लोगों को दिया है, जो मॉडल हमने बना के दिया था, उस मॉडल को पूर्ण रूप से खराब करने का काम कर रही है। जी, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि भले से 10 लाख करोड़ का निवेश का बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन किसान और व्यापारियों को अभी कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर सच्चाई दिखाने की कोशिश की जाएगी तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल साफ तौर से उन्होंने कहा है कि महंगाई पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई सच्चाई, जैसे चीन से डरने की बात भी कही है उन्होंने, चीन से डरना चाहिए पूरे देश को, क्योंकि चीन की हरकतें और चीन की जो भी है उनकी सीमा पर जो गतिविधियां हैं उसको देखते हुए। जी मुकेश, बड़ा आरोप अखिलेश यादव ने लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो तंज कसा है अखिलेश यादव ने बीजेपी पर और कहा है कि 10 लाख करोड़ के निवेश का दावा कर रही है बीजेपी, तो उसमें से 5,000 करोड़ मैनपुरी को भी देना चाहिए सरकार को। वहीं सिक्किम हादसे में उन्नाव का एक लाल शहीद हुआ है। नायक श्याम सिंह हादसे में शहीद हुए थे। शहीद होने की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उन्नाव से जो सिक्किम में हादसा हुआ था, सेना के जवानों का एक ट्रक खाई में गिरा था, उसमें उन्नाव का एक बेटा वो शहीद हुआ था। नायक श्याम सिंह उस हादसे में शहीद हुए थे। वहीं शहीद होने की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मोरावा थाना क्षेत्र के ककरारी गुलरिहा गांव के रहने वाले थे श्याम सिंह, जो सिक्किम हादसे में शहीद हुए हैं। जी हाँ, सिक्किम में एक हादसा हुआ था बड़ा। सेना के जवानों का एक जो वाहन था वो खाई में गिर गया था, जिसमें 16 जवान शहीद हुए थे और 4 जवान घायल हुए थे। उसी में उन्नाव का एक बेटा श्याम सिंह वो शहीद हुए थे। मोरावा थाना क्षेत्र के ककरारी गुलरिहा गांव के रहने वाले थे श्याम सिंह। वहीं उनके शहीद होने की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव में भी मातम का माहौल छाया हुआ है। सिक्किम हादसे में उन्नाव का एक लाल शहीद हुआ है। नायक श्याम सिंह इस हादसे में शहीद हो गए थे। शहीद होने की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मोरावा थाना क्षेत्र के ककरारी गुलरिहा गांव के रहने वाले थे श्याम सिंह, जो सिक्किम हादसे में शहीद हो गए थे। उनके साथ ही 15 और जवान उस हादसे में शहीद हुए थे। कुछ घायल हुए थे जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मोरावा थाना क्षेत्र के ककरारी गुलरिहा गांव के रहने वाले थे श्याम सिंह, जो सिक्किम हादसे में शहीद हो गए थे। वहीं उनके शहीद होने की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो सिक्किम हादसे में उन्नाव का एक लाल शहीद हुआ था। नायक श्याम सिंह इस हादसे में शहीद हुए थे। उनके शहीद होने की सूचना पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गांव में मातम का माहौल छाया हुआ है। मोरावा थाना क्षेत्र के ककरारी गुलरिहा गांव के रहने वाले थे श्याम सिंह, जो सिक्किम हादसे में शहीद हुए थे। बता दें, 2 दिन पहले सिक्किम में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। सेना के जवानों का एक वाहन जो है वो खाई में गिर गया था, जिसमें सेना के 16 जवान शहीद हुए थे। उन्हीं में उन्नाव का एक बेटा श्याम सिंह वो भी शामिल थे, जिनकी उस हादसे में मौत हो गई, शहीद हो गए वो सिक्किम हादसे में। वहीं उनके शहीद होने की सूचना पर वहीं एटा से एक खबर आपको दे रहे हैं। पैतृक गांव पहुंचा है लॉन्स नायक भूपेंद्र सिंह राठौर का पार्थिव शरीर। नॉर्थ सिक्किम हादसे में शहीद हुए थे। शुक्रवार को वो शहीद हुए थे। लॉन्स नायक रामपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर अद्दा गांव के रहने वाले थे भूपेंद्र सिंह, जो सिक्किम हादसे में शहीद हुए थे और अब उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है। तो एटा की ये तस्वीरें हैं जहां पर शुक्रवार को सिक्किम हादसे में शहीद हुए
तो लांस नायक उनका पार्थिव शरीर आज उनके गृह क्षेत्र पहुंचा है, गांव पहुंचा है। रामपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर अद्दा गांव के रहने वाले थे भूपेंद्र सिंह, जिनकी जो सिक्किम हादसे में शहीद हुए थे। शुक्रवार को सिक्किम में जो हादसा हुआ था, जिसमें सेना के जवानों का एक वाहन खाई में गिर गया था, और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष यादव पहुंचे हैं। संतोष, आज जो सिक्किम हादसे में शहीद हुए थे जवान लांस नायक, उनका जो पैतृक शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो उनके पैतृक गांव पहुंचा है। क्या कुछ हालात है वहां पर? संतोष, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी, लांस नायक जो सिक्किम हादसे में शहीद हुए थे, उनका जो पार्थिव शरीर है वो आज उनके पैतृक गांव पहुंचा है। किस तरीके का माहौल वहां पर है? उनके गांव का जो माहौल है वो पूरी तरह से गमगीन है। उनके परिजन के साथ साथ गांव के और देहात क्षेत्र के जो सारे लोग हैं वो उनके घर पर मौजूद हैं, और सभी के जो चेहरे हैं वो उतरे हुए हैं, क्योंकि उनके लाल ने अपनी जान गंवाई है, वो शहीद हुए हैं, जिसको लेकर किसी से भी बात करो वो भी कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं है। सभी गमगीन हैं, सभी मायूस हैं, और अधिकारियों की भी सब संज्ञान ले रहे हैं इस पूरे मामले पर। जी, परिजनों का क्या कहना है? उनका बेटा शहीद हुआ है इस हादसे में। देखिए, उनके पिता से इंडिया वॉइस की एक्सक्लूसिव जो बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनके बेटे ने जान गंवाई है अपनी, उससे और बेहतर होता कि अगर वो देश की सीमा पर शहीद होता। ये कहना है उनके पिता का। तो फख्र वो जरूर महसूस कर रहे हैं इस बात पे, लेकिन उनका कहना है अगर वो शहीद होता देश की सीमा पे तो जरूर उनको ज्यादा गर्व होता। उनकी एक बेटी भी है और पत्नी और माँ की बहुत बुरी स्थिति, उनका रो रो का सुबह से ही बुरा हाल है जब से उनकी ये सूचना मिली है। और जो तमाम लोग हैं, स्थानीय और क्षेत्रीय लोग हैं, वो परिजनों का ढांढस बना रहे हैं, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। जी संतोष, पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है, कब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, कब उनको आखिरी विदाई दी जाएगी? अब देखिए, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जितने भी जो कार्रवाइयां क्रियाकलाप होते हैं वो सारे कंप्लीट करने के बाद अभी उनके कुछ रिश्तेदार भी आने, उनको लेकर थोड़ा सा इंतजार है, उसके बाद इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो निकाय चुनाव मामले को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज निकाय चुनाव आरक्षण मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। फिर से कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। जी हां, निकाय चुनाव को लेकर अब मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा। निकाय चुनाव आरक्षण मामले में आज लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई थी, तो कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रखा है निकाय चुनाव आरक्षण के मामले को लेकर, और मंगलवार को अब फैसला सुनाया जाएगा निकाय चुनाव को लेकर। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले की सुनवाई हुई थी और आज बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है। निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से इस मामले की सुनवाई जो है वो हाईकोर्ट में नहीं हो पा रही थी, काफी लंबी लिस्टिंग के चलते सुनवाई नहीं हो पा रही थी। आज विधानसभा के शीतकालीन अवकाश के बावजूद एक स्पेशल बेंच बुलाई गई, जिसमें निकाय चुनाव मामले की आज सुनवाई की गई, और आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मंगलवार को निकाय चुनाव के मामले में फैसला सुनाया जाएगा। जी हां, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में मंगलवार को फैसला आएगा कोर्ट का। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, और आज हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की और आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ प्रियम पाठक जुड़े हुए हैं। प्रियम, निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और आज कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल पूजा, देखिए आज लंबे समय से चल रही कोर्ट के अंदर बहस के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो तैयार कर लिया है, लेकिन उस फैसले को सुनाया नहीं गया, वो फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है। और हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है इस फैसले को अब मंगलवार को यानी कि 27 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी कि दोनों पक्षों की जो बहस हुई है, दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें रखी गई हैं, जो अपने अपने बातें रखी गई हैं, उन पर कोर्ट ने क्या कुछ फैसला लिया है, इस पर सबकी जरूर जो है वो नज़र बनी हुई है। आज भी देर तक जो है इस मसले को लेकर सुनवाई चली। आज स्पेशल कोर्ट जो है बुलाई गई। आज चूंकि अवकाश का दिन था, लेकिन इसके बावजूद भी स्पेशल कोर्ट बुलाई गई
और उसमें आज दोनों ही पक्षों के साथ में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई और कोर्ट ने अपना फैसला जो है उसको सुरक्षित रखा है। 27 तारीख को कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले सरकार जो है उसने अपना हल्फनामा दायर किया था। विपक्ष जो है जिसने पीआईएल दाखिल करी, उन्होंने अपनी तरफ से बातें रखी थी और कहा गया था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो ट्रिपल टेस्ट का जो एक मानक तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाय चुनाव में आरक्षण की सूची जारी करी गई उसमें उस मानकों का पालन नहीं किया गया था। सरकार ने अपनी तरफ से उस पूरे मामले को लेकर सफाई जो है वो व्यक्त की है, सफाई जो है कोर्ट में दी है और उसमें कहा है कि 2017 में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो सर्वे हुआ था उसी के आधार पर 2022 के सर्वे की रिपोर्ट जो है वो तैयार करी गई है। इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि टोटल आरक्षण जो है वो 50% से अधिक ना हो। हालांकि आप देखना होगा कोर्ट इन दोनों ही पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने क्या कुछ अपना फैसला जो है वो तैयार किया है। जो फैसला है वो कोर्ट में जो है वो अब मंगलवार को सुनाया जाएगा। बिल्कुल प्रियम, देखना होगा कि मंगलवार को जब कोर्ट फैसला सुनाएगा तो क्या कुछ फैसला आता है। वहीं क्या लग रहा है कि मंगलवार को जब फैसला आएगा तो वो चुनाव के पक्ष में होगा या फिर नहीं, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आए थे जहां पर वो निकाय चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा और मंथन वगैरह किया गया उनकी तरफ से। तो क्या कुछ लग रहा है मंगलवार को जब फैसला आएगा तो क्या कुछ हो सकता है उस दौरान? पूजा देखिए, चूंकि कोर्ट का मामला है तो ऐसे में इसमें कयासों का मेरे ख्याल से लगाना उचित नहीं होगा और उसमें जो फैसला होगा वो मंगलवार को ही पता चलेगा। योगी का जो है दिल्ली पहुंचना, वहां पे निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को लेकर चर्चा करना या अन्य पार्टियों का वो करना, वो अपना इनकी एक राजनीतिक घटनाक्रम है और उसमें वो चूंकि चुनाव से पहले अपनी उनको तैयारी रखनी है तो उसके लिए वो आज गए और इसी तरीके से अन्य पार्टियां भी अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर अपनी तरफ से तैयारी करने में जुटी हुई हैं। लेकिन कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा इस पर कोई कयास नहीं लगाया जा सकता है। कोर्ट अपने हिसाब से उसने जो पूरी दलीलें सुनी हैं दोनों पक्षों की, उस पर देखना होगा कोर्ट ने क्या कुछ फैसला किया है। वो कयासों का विषय नहीं है, मंगलवार तक का इंतजार करना होगा। मंगलवार को जब कोर्ट में इसकी घोषणा होगी, कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा, तब देखना होगा कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश जारी किया गया। प्रेम, जिस तरीके से कोरोना का जो कहर है वो चीन में बढ़ रहा है, यहाँ भी कुछ आंकड़े देखने को मिले हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर चुनाव के पक्ष में फैसला आता है तो यूपी सरकार की क्या कुछ तैयारी है निकाय चुनाव को लेकर, क्योंकि गाइडलाइन भी जारी की गई है, कोरोना का भी ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर योगी सरकार की अगर बात की जाए तो चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है, रणनीति होगी? देखिए, चुनाव को लेकर तैयारियां सरकार कर चुकी है और जो बाकी तैयारियां हैं वो चुनाव आयोग को करना है। चूंकि जो चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग की होती है और जैसे ही अगर चुनाव होने की घोषणा होती है तो उसके बाद में जो है वो अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव की पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी जो है वो चुनाव आयोग की होगी और चुनाव आयोग उसके हिसाब से अपनी तैयारियां पूरी करेगा कि उसने कहाँ पे क्या चीजें करनी है, क्या व्यवस्थाएं रखनी है, कोविड की जो मानक है उनका किस तरीके से पालन करना है। सरकार कोविड को लेकर अपनी तरफ से मानक जारी कर रही है कि उसके तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाए। मुख्यमंत्री की तरफ से बैठक करी गई है, व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन चुनाव और कोविड दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन अब जब ये चुनाव होगा, अगर होता है चुनाव, तो उसमें चुनाव आयोग को देखना होगा कि कोविड के नियमों का किस तरीके से पालन हो और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी करी गई है उसके पालन कराने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की होगी। बिल्कुल प्रियम, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच में आज सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब मंगलवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।